स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का साइंस 4 चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या क्या देखे थे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट 1 में देखे थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पहले देखे थे खोज किसने किया, और उसमें द्रव्यमान या उसका आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था कैथोड किरण द्वारा। प्रोटॉन का खोज ई गोल्डस्टीन ने एनोड किरण द्वारा किया, और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था अल्फा कणों के द्वारा। उसके बाद देखे थे इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है, यानी चार्ज कितना होता है। तो 1.6 × 10⁻19 कूलम, माइनस में होता है ना, -1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है, तो +1.6 × 10⁻19। दोनों में सेम होता है, एक में माइनस एक में प्लस। और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल रहता है। उसके बाद देखे थे द्रव्यमान। द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन का होता है 1.673 × 10⁻24 kg कर दिए थे शायद, लगता है पहला वीडियो में -24 ग्राम होगा। केजी में लिखेंगे तो -27 kg है ना, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान -27 होगा है ना, 1.673 × 10⁻27 kg। और यही होता है न्यूट्रॉन का भी। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का सेम होता है द्रव्यमान। उसके बाद परमाणु का मॉडल पढ़े थे। थॉमसन का मॉडल था पहला मॉडल। तो थॉमसन मॉडल में क्या किया था, बस वो तारबूज का मॉडल था, काटा तारबूज का मॉडल उसका नाम है। तो तारबूज को काट करके और दिखाया था कि जिस तरह तारबूज में बीज घुसा हुआ रहता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन घुसा हुआ रहता है परमाणु में। उसके बाद पढ़े थे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। उसने क्या किया था, सोने के पन्नी में अल्फा कण को टक्कर करवा करके और देखा था, तो बहुत सारा कण जो है आर पार हो गया था, जिससे बोला था कि परमाणु का ज्यादातर भाग खोखला होता है, कुछ कुछ मुड़ गया था, जिससे पता किया था कि बीच में कोई चीज है, और उसका नाम रख दिया नाभिक। तो परमाणु के बीच में नाभिक होता है। तो ये सब हो गया था। उसके बाद बोर-बरी का नियम देखे थे। बोर-बरी का नियम में इलेक्ट्रॉन देखे थे, बोर्स का नियम देखे थे ना, बोर्स, नील्स बोर का मॉडल देखे थे, जिसमें क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ये जैसे नाभिक है, और ये अलग अलग कक्षा होता है नाभिक के बाहर। इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। पहला कक्षा का नाम K, L, M, N इस तरह से रहता है। ये पहला कक्षा, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस तरह से कक्षा में बांटा हुआ, ऑर्बिटल जिसको कहते हैं। तो 4 कक्षा में नील्स बोर ने इसको बांट दिया, 4 ने, और भी कक्षा में इसी तरह और आते रहेगा। N के बाद वो इस तरह से 4, 5, 6 जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके हिसाब से। और बोला कि इस कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन रहता है। इस कक्षा में कितना कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उसके लिए बोर और बरी दोनों ने मिलकर एक नियम दिया, बोर और बरी का नियम। बोर और बरी का नियम या सिद्धांत, इसका शॉर्ट में बस एक फॉर्मूला दिया, इसको याद रखिएगा, इसी से काम हो जाएगा। 2n²। बोर और बरी के नियम के अनुसार 2n² के हिसाब से इस ऑर्बिटल में, कक्षा में इलेक्ट्रॉन भराएगा। ठीक है, जहां पे n मतलब क्या है, कक्षा, कक्षा की संख्या। जैसे अगर पूछेगा कि k कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो k कक्षा कितना, पहला कक्षा है, तो इस फार्मूला में बैठा देंगे। देखिए 2n² फार्मूला होता है, तो 2 पहला कक्षा है, तो 1², तो 1 का स्क्वायर 1 और 2, 2 × 2। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भराता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है पहला कक्षा में। अगर कहेगा L कक्षा में, यानी दूसरा कक्षा में, तो 2n की जगह 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 2 है, और यहाँ तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 8। तो दूसरा कक्षा में, यानी यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, इसी तरह तीसरा कक्षा में जाएंगे। तीसरा कक्षा यानी कि M कक्षा में, तो M में होगा 2 और 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3, 3, 9 दूनी 18। तीसरा कक्षा में ये वाला में 18 तत्व रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से बांट दिया गया, 18 को इलेक्ट्रॉन रहेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन को इस तरह से कक्षा में बांट दिया गया है, वो चक्कर लगाते रहता है किसका, न्यूक्लियस का, यानी नाभिक का। और क्या देखे थे कि नाभिक में ही होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है, और किनारे किनारे चक्कर लगाते रहता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आज देखते हैं चलिए संयोजकता।
अब ये संयोजकता क्या होता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले संयोजकता जानने से पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है इसके इस तरह से रहता है। देखिए पहला कक्षा में 2 रहेगा, दूसरा में 8, तीसरा में भी 8 लेके चलना है जब तक कि तीसरा में 18 ना हो जाए। ठीक है, तीसरा में जब 18 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तब, लेकिन 18 से कम रहेगा तो मान के चलना है 8 में वो फुल हो जाता है, 8 कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर अगला में चल जाएगा। ठीक है, 8 8 16 और 18 अगर इलेक्ट्रॉन रहे यानी कि 18 यहाँ और ये 2 20 और 8 28, 28 से ऊपर इलेक्ट्रॉन रहे तबे जाके यहाँ 18 भरेगा, नहीं तो 8 8 वो भराता है। ठीक है, तो संयोजकता पहले देख लेते हैं। चलिए संयोजकता समझते हैं क्या होता है। संयोजकता या वैलेंसी इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो संयोजकता क्या होता है, देखिए जैसे कुछ तत्वों का संयोजकता बता दे रहे हैं, उसके हिसाब से आगे आप निकाल सकते हैं। जैसे पहला नंबर में हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। चलिए इतना का पहले कर लेते हैं। ये चौथा नंबर में, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। देखिए हाइड्रोजन पहला नंबर में यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को भरना है तो 1 फर्स्ट में रहेगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो पहला कक्षा में 1 ही भराएगा। KLMN कक्षा मान, चलिए K कक्षा में 1 ही रहेगा। हीलियम का देखें तो हीलियम होगा 2, यहाँ संयोजकता लिखेंगे, ध्यान देखिए हीलियम में 2 है, इसमें 3 है, 3 है। तो देखिए K कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, हाईएस्ट 2 ही इलेक्ट्रॉन भराएगा K कक्षा में, 2 से तो ज़्यादा नहीं भराएगा। अब लिथियम में 3 गो इलेक्ट्रॉन है तो 2 गो K में भराएगा और 1 बच गया तो 1 चल जाएगा L कक्षा में, तो 2 1 इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब बेरियम का बात करें, बेरिलियम, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 4 इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 को बच गया तो ये दूसरा कक्षा में चल जाएगा, तो 2 2 हो गया इसमें। पांचवा नंबर में देखते हैं इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 में पहला में तो 2 चल जाएगा, तीसरा दूसरा में बच गया 3, 3 2 5 हो गया। ठीक, कार्बन में 6 है तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4, 7 है इसमें तो यहाँ 2, यहाँ 5, ऑक्सीजन का 2 6, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को भरना है। ठीक है, अब संयोजकता क्या होता है उसको देखिए। पहला कक्षा में कम से कम 2 गो इलेक्ट्रॉन रहना ही चाहिए। ठीक है, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भराता है। ठीक है, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन था, 1 ही पहला कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जरूरत कितना इलेक्ट्रॉन का है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, देखिए तो संयोजकता देखिए, इलेक्ट्रॉन को लेना या देना, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन को त्यागना। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कितना कर रहा है, कैट इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, तो उसी को संयोजकता कहेंगे। तो K में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, K में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 1 ठो इसको जरूरत है, तो 1 ठो किसी से लेगा तो ये इसका हो जाएगा संयोजकता 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ेगा इसको। ठीक है, तब जाकर के इसका पूरा होगा, इसका कोटा 2 को रहना चाहिए, 1 था तो 1 लेगा तो संयोजकता 1 हो गया। हीलियम में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, अब 2 का इसमें K में 2 ही का जरूरत पड़ता है, 2 पहले से मौजूद है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन ना किसी को देना पड़ेगा ना लेना पड़ेगा, तो इसका संयोजकता हो जाएगा 0। ठीक है, इसी तरह लिथियम का देखें तो लिथियम में देखिए पहला कक्षा तो फुल है, 2 गो रहना चाहिए पहला में, तो ठीक ठाक 2 गो कंप्लीट है। अब देखिए दूसरा कक्षा में 8 गो कम से कम होना चाहिए, अब जमे इसके पास 1 ठो है, अब क्या करेगा, अब ये छटपटाएगा कि कहीं से हमको 7 गो इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो 7 गो इलेक्ट्रॉन कौन देगा इसको, 1 मात्र है और 7 गो का जरूरत है, तो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी को कोई नहीं देता है, तो ये लास्ट में क्या करेगा कि ये जो 1 ठो एक्स्ट्रा है इसी को किसी को दे देगा, ये 1 ठो जो इसके पास एक्स्ट्रा है इलेक्ट्रॉन, वही वाला इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर देगा। हमको तो 7 को मिलेगा नहीं, तो उससे अच्छा है कि हम 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं, किसी का काम आ जाएगा। किसी के पास जैसे 7 गो इलेक्ट्रॉन है तो वो इसको 1 ठो ले लेगा, 8 गो पूरा हो जाएगा उसका। ठीक है, तो क्या करेगा ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, डोनेट कर देगा किसी को, जो सामने वाला जो भी तत्व है उसको डोनेट कर देगा, तो इसका संयोजकता 1 हो गया। तो जितना ले रहा है या दे रहा है वही उसका संयोजकता है। ध्यान दीजिएगा, बेरियम का देखते हैं, 2 गो पहला कंप्लीट है, दूसरा में 2 गो इलेक्ट्रॉन मात्र है, अब इसको जरूरत कितना है, 8 गो होना चाहिए दूसरा में, तो जरूरत है इसको 6 गो का। अब जब में 2 गो है, अब 6 गो इसको कौन देगा, जैसे आप कुछ कर रहे हैं
कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी करना है, उसमें 8 मान चलिए 8 लाख का ज़रूरत है, कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं जिसमें 8 लाख का ज़रूरत है। अब जमे आपके पास 1 लाख है, सोचिएगा 7 लाख किसी से ले करके करेंगे तो कौन देगा? इतना बुड़बक तो नहीं है कि देगा। 1 लाख घटेगा तो कोई दे सकता था, इसके पास इतना पैसा तो दे देते हैं 1 लाख। अब 1 रहेगा जमे या 2 है जमे, अब 6 लाख खोजिएगा, दूसरे का भरोसे से करेंगे कुछ काम तो होगा नहीं, कोई नहीं देगा। तो क्या करना होगा लास्ट में, यही पैसा को हमें डोनेट कर देते हैं, कहीं किसी और का काम आ जाएगा। तो वही होता है कि 2 गो है, 6 गो का जरूरत है, अब 6 गो तो कोई देगा नहीं, तो इसी को डोनेट कर देगा, किसी को दे देगा, तो इसका भी संयोजकता 2 हो जाएगा। इस तरह बोरोन का देखेंगे तो यहाँ भी 3 गो है और 8 को जरूरत है, मैंने 5 गो अभियो जरूरत, मैंने अभियो भी बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो अभियो कोई नहीं देगा, यानी 3 गो अपना ही इलेक्ट्रॉन को दे देगा, संयोजकता 3 हो जाएगा इसका। अब इसमें देखिए कार्बन में 4 गो है, अब 4 गो है यानी बीच बीचा में है, आधा इसके पास है, तो आधा को किसी को नहीं देगा ना आधा किसी से लेगा। ये कहेगा आधा मेरे पास है तो आधा किसी से ना कोई तो देना भी नहीं चाहेगा, ना अपना वाला आधा को किसी को देना चाहेगा, क्योंकि कम थोड़ा रहता, 3 गो रहता तो दे देता, चलो बहुत कम है, लेकिन ये आधा पहुंच गया तो क्या सोचेगा किसी से लेंगे, तो किसी से लेने जाएगा तो उसके पास भी तो 4 गो रहेगा, तो वो भी कहेगा मेरे पास भी तो आधा होल है, 8 गो का जरूरत रहता है, 4 गो हमरो पास है, तो हम कैसे दे देंगे 4 गो तुमको, हम किसी तरह आधा पूंजी जुगाड़ किए हैं। तब क्या करेगा, ये दोनों आपस में साझेदारी कर लेगा, साझा कर लेगा कि ऐसा करते हैं तब ना हम तुमको देते हैं ना तुम हमको, साझा कर लेते हैं, हमको जरूरत पड़ेगा तो हम तुम्हारा वाला यूज कर लेंगे, तुमको जरूरत पड़ेगा तो हमारा वाला तुम यूज कर लेना, लेकिन बपौती नहीं रहेगा, है ना, रख मत लेना। तो 4 गो इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लेता है, 4 गो मेरे पास भी 4 गो तेरे पास भी, जब तुम्हारा वाला की जरूरत पड़े तो हम काम चला लेंगे, मेरा वाला जरूरत पड़े तो तुम काम चला। तो साझेदारी से होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, तो इसका भी संयोजकता 4 हो रहा है। तो यहाँ पे साझेदारी होता है, ठीक है ना, देता है न लेता है, काम दोनों का साझा में है ना, दोनों को मिला दिया और अपना जो भी काम है काम चला रहा है, ठीक है, तो साझेदारी। अब इसके पास आते हैं नाइट्रोजन, तो इसमें देखिए 5 गो इलेक्ट्रॉन है, 5 गो तो 3 गो का जरूरत है, तो 3 गो कहीं से इसको मिल जाएगा, तो 3 इसका संयोजकता हो जाएगा। इसके पास 6 गो है, 2 गो का जरूरत है, तो 2 गो भी मिल जाएगा, तो इसका संयोजकता 2, ठीक है। आगे समझ में, तो जो देता है या लेता है या साझेदारी होता है वही उसका संयोजकता है। कितना, 8 पूरा करने के लिए, दूसरा तीसरा इस सब में, और पहला वाला में 2 पूरा करने के लिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन में खाली है 2 पूरा करना, बाकी में तो 2 पूरा हो जाता है। दूसरा कक्षा में दिक्कत होता है, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए लेना पड़ता है या फिर देना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जिसका 1 2 3 तक है वो दे देगा, 3 गो इलेक्ट्रॉन है तो वो दे देता है, 4 गो है तो साझेदारी कर लेगा, और 5 गो है तो वो ले लेता है। जैसे इसके पास 5 गो है, इसके पास 3 गो एक्स्ट्रा था तो इससे ही ले लेगा, है ना, 3 गो इसको ही दे देगा, 6 गो इसमें है और इसके पास 2 गो एक्स्ट्रा था तो 2 गो इसको दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपस में डोनेशन होता है, या लेता है कोई या फिर साझेदारी होता है, ठीक है। आगे और भी कुछ तत्वों का देख लेते हैं, चलिए इतना का देख लेते हैं, काम चल जाएगा। ऑक्सीजन के बाद 9 नंबर में आता है फ्लोरीन, 10 में नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, AR है आर्गन, ठीक। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए करते हैं। फ्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 9 है, ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन है, ये 10 है, ये 11, यहाँ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो देखिए पहला में 2 चल जाएगा, दूसरा में कितना बच गया, 7, तो दूसरा में 7। अब देखिए इसमें कितना, 7 है, दूसरा में एक ठो का कमी हो रहा है, एक ठो का कमी हो रहा है, तो एक किसी से ले लेगा, तो इसका संयोजकता हो जाएगा 1। एक का जरूरत है तो किसी से भी 1 मिल जाएगा, जिसके पास एक्स्ट्रा रहेगी, जैसे इसके पास एक्स्ट्रा 1 है तो वो दे देगा, ठीक। नियोन 2 होगा और 8 होगा, 10 हुआ, 2 और 8 10, तो 10 ठो पूरा हो गया इसका इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 8 गो रहना चाहिए, 8 गो है, मतलब इसमें ना लेगा ना देगा, ये पहले से संतुष्ट है, तो 0 हो गया। आगे 11 के देखेंगे तो 2 8 10 हुआ, उसके बाद 1 ठो और तीसरा में चल जाएगा। तो फिर इसमें देखिए 8 गो का जरूरत है, 1 ठो है, तो 7 गो तो कोई देगा नहीं, तो 1 ही अपना ही वाला को दे देगा किसी को, तो संयोजकता 1 हो गया, ठीक है, संयोजकता 1 हो गया। इसमें मैग्नीशियम में 2 8 10 और 2 12, तो इसमें भी 2 किसी को दे देगा, जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसको दे देगा। यहाँ 2 8 3 13 हो गया,
यहाँ 3 भी दे देगा किसी को, तो संयोजकता 3 हो गया। सिलिकॉन में 2 8 4, 3 ना लेगा ना देगा, फिर भी संयोजकता तो 4 रहेगा, साझेदारी कर लेगा, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन का। इसमें 2 8 5 15 हुआ, 5 है माने 3 को का जरूरत है तो 3 किसी से ले लेगा। इसमें 2 8 6, 2 को का जरूरत है तो 2 किसी से ले लेगा। इसमें 2 8 7 17, 1 का जरूरत है तो 1 ले लेगा। इसमें 18 है, 2 8 8, तो 2 8 10 और 8 18 कंप्लीट है, तो इसमें 0 होगा। ठीक है, तो एक लाइन से देखिएगा तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, पहला हाइड्रोजन का तो अलग किस्सा, इसमें एक रहता है, उसको छोड़िए। उसके बाद देखिए 0 होता है, फिर 1 2 3 4, 4 तक जाएगा, फिर उल्टा गिनती 3 2 1, फिर 0 1 2 3 4, फिर उल्टा गिनती 3 2 1 0, फिर से आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 आएगा, फिर 0, फिर 1 2 3 4 के बाद उल्टा 3 2 1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 3 2 1, फिर 0। ठीक है, तो इस तरह से इसका संयोजकता होता है। तो कम से कम इतना तत्वों का संयोजकता याद रखिएगा। संयोजकता से ही सूत्र बनता है, जो पिछला चैप्टर में देखे थे, है ना, जैसे बोले थे पानी का सूत्र बनाना है अगर, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता लिखते हैं, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होता है, उसके नीचे लिख देना है। ऑक्सीजन की संयोजकता कहाँ है, ये देखिए 6 2 होगा, हाँ 2। ठीक है, तो ये वाला 2 यहाँ चल जाता है, तो H2 और O एक तो H2O, इस तरह से। तो संयोजकता से ही सूत्र बनाने का सिखाया था, लेकिन उसमें संयोजकता नहीं पढ़ना था, संयोजकता खाली याद करवा दिए थे। तो अब समझ में आ गया कैसे संयोजकता निकलता है इसमें। ठीक है, हाँ, तो ये संयोजकता का 18-20 होगा कम से कम, संयोजकता याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। देखिए परमाणु संख्या क्या होता है। परमाणु संख्या को एटॉमिक नंबर इंग्लिश में कहेंगे, जेड से इसको दिखाते हैं। ठीक है, शॉर्ट में जेड से दिखाते हैं। तो परमाणु संख्या कहते हैं कोई भी तत्व है, किसी तत्व में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या को, है ना, प्रोटोन की संख्या को, क्या चीज की संख्या, प्रोटोन, प्रोटोन की संख्या, प्रोटोन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। तो प्रोटॉन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में या नाभिक में। नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होता है ना, और ये सब तो कक्षा इसका है। तो कोई परमाणु है तो उसका नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन का जो संख्या है, जय को प्रोटॉन होता है, उसी को उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, तत्व है जिसमें अगर किसी प्रकार का आवेश नहीं लगा हुआ है, तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है सभी तत्वों में। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन बोलते इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है। प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन का भी संख्या समान होता है, लेकिन फिर भी परमाणु संख्या जेड जो है वो प्रोटॉन की संख्या को क्यों कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्यों नहीं कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन में अगर बात करें, हाइड्रोजन 1 नंबर में आता है, तो इसमें एगो इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, एक। ठीक है, एगो प्रोटॉन है, एगो इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह कोई भी तत्व तो जैसे सोडियम आता है 11 नंबर में, तो 11 गो इलेक्ट्रॉन इसमें है और इसमें 11 गो प्रोटॉन भी है। ठीक है, प्रोटॉन भी 11 गो रहता है, इलेक्ट्रॉन भी। मान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक समान बराबर होता है कोई भी तत्व में, अगर ये आवेशित नहीं है, आवेशित यानी प्लस माइनस नहीं लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे परमाणु संख्या को प्रोटॉन की संख्या को माना गया है परमाणु संख्या। क्यों ऐसा माना गया है, तो परमाणु संख्या का खोज एक वैज्ञानिक मोसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। खैर उसका डिटेल 11 क्लास में पढ़ना है, इसलिए इसमें ज़्यादा उतना नहीं जानना है, लेकिन समझा दे रहे खाली। परमाणु संख्या मोसले नामक एक वैज्ञानिक ने बताया था परमाणु संख्या के बारे में। तो उसने देखिए बताया कि प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहेंगे। तो बहुत सारे लोग बोले कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों तो बराबर होता है, तो हम इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रोटॉन की संख्या क्यों नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये तो बराबर होता है, लेकिन अनावेशित कण के लिए जिसमें चार्ज नहीं है उसके लिए बराबर होता है। लेकिन अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पढ़े कि कोई है जो इलेक्ट्रॉन दे देता है, 2 गो इलेक्ट्रॉन दे दिया, कोई 1 गो इलेक्ट्रॉन दे दिया, कोई 3 गो इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन वो लोग दे देता है, तब तो उस समय परमाणु संख्या बदला जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया, जैसे सोडियम लिखल है Na प्लस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन एक ठो दे दिया, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन कितना 10 गो बचेगा। अब प्रोटॉन 11 गो रहेगा प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन दे दिया एक ठो, तो इलेक्ट्रॉन 11 गो था, तो 10 गो इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, 10 गो इलेक्ट्रॉन बचेगा।
अब देखिए यहाँ वाला सोडियम का परमाणु संख्या अगर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखें तो 11, और इलेक्ट्रॉन के हिसाब से यहाँ वाला सोडियम को देखेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी परमाणु संख्या बदलते रहेगा। ठीक है, अगर कहीं पे 2 गो प्लस लगा हुआ है, जैसे Mg में 2 गो प्लस रहता है, इसका मतलब है कि 2 गो इलेक्ट्रॉन किसी को ही दे दिया। मैग्नीशियम में 2 गो इलेक्ट्रॉन देता है, देखे था अभी संयोजकता में, क्योंकि 2 गो एक्स्ट्रा होता है। ये कितना नंबर में आता है? 12 नंबर में आता है। ठीक है, 12 नंबर में, तो 12 गो इलेक्ट्रॉन होता है और 12 गो प्रोटॉन भी होता है, लेकिन यहाँ 2 गो प्लस लगल है, यानी 2 गो किसी को दे दिया तो 10 गो इलेक्ट्रॉन इसका बच गया। ठीक है, तो प्लस माइनस लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है मतलब कि इसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ले रहा है तो उसमें माइनस लगता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नंबर में आता है 8 नंबर में, तो इसका इलेक्ट्रॉन यूनियन 2 होता है, 8 ले पूरा करने के लिए 2 गो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसमें माइनस चल जाता है, 2 गो माइनस, तो 2 गो माइनस चल गया, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। ये 6 हुआ था, ये बन गया 2 8, यानी इलेक्ट्रॉन इसका बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या को अगर परमाणु संख्या मानता तो गड़बड़ हो जाता, कहीं पे एक ही गो तत्व का 2-3 गो परमाणु संख्या हो जाता है ना, गड़बड़ हो जाता है। इसलिए मोस्ले जो वैज्ञानिक था वो थोड़ा होशियार था, उसने कहा कि प्रोटॉन की संख्या को मानेंगे परमाणु संख्या, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या कभी भी बदलता नहीं है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलते रहता है, कभी दे देता है इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, कभी ले लेता है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। ठीक है, ये क्लियर है। तो प्रोटॉन की कुल संख्या को क्या कहेंगे? परमाणु संख्या। कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटॉन की कुल संख्या, नाभिक में जो प्रोटॉन है उस प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहेंगे, यानी शॉर्ट में इसको लिखे तो Z बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये याद रखिएगा, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, अब एक होता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किसको कहते हैं? देखिए, द्रव्यमान संख्या इन मास नंबर, इसको दिखाते हैं ए से। तो न्यूट्रॉन, ए बराबर देखिए न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या को जोड़ देंगे तो उसी को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। देखिए ध्यान से, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों न्यूक्लियस में होता है, और रदरफोर्ड के अनुसार बताए थे कि जितना भी भार है, द्रव्यमान है किसी तत्व का, वो सारा का सारा द्रव्यमान यही नाभिक में ही होता है। तो इसीलिए नाभिक में 2 चीज़ मौजूद है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को जोड़ देंगे तो उसका द्रव्यमान निकल जाएगा, यानी द्रव्यमान संख्या उसी को कहेंगे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ने से क्या निकलता है? द्रव्यमान संख्या। ठीक है, और खाली प्रोटॉन की बात करें तो उसको कहेंगे परमाणु संख्या। प्रोटॉन है परमाणु संख्या, और न्यूट्रॉन का है और का प्रोटॉन, दोनों को जोड़ देंगे तो उसको कहेंगे द्रव्यमान संख्या। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको लिखते कैसे उसको, है ना, प्रस्तुतिकरण। ध्यान से देखिएगा, बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको लिखते कैसे? प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देंगे तो द्रव्यमान संख्या। इसको दिखाते कैसे? देखिए, द्रव्यमान संख्या यानी ए को ऊपर लिखते हैं कोई तत्व का, है ना, यहाँ पे कोई एलिमेंट है, और नीचे लिखते हैं उसको Z, यानी कि Z मतलब क्या? परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या को नीचे लिखते हैं और ऊपर लिखते हैं द्रव्यमान संख्या को, या कहीं कहीं पे द्रव्यमान संख्या को इधर लिखेगा और Z यहाँ पे यानी परमाणु संख्या को। ठीक है, जैसे एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम 13 यहाँ लिखा हुआ रहेगा, यहाँ 26। इसका मतलब क्या समझना है? ये जो 13 दिया हुआ है वो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या नीचे लिखा रहता है, ऊपर जो 26 है वो है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, इस तरह से एलिमेंट के ऊपर में परमाणु द्रव्यमान संख्या, नीचे में परमाणु संख्या लिखा जाता है। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे ये है एल्युमिनियम का 13-26, इसमें बोलेगा प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है वो बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन का एटो है वो बताना है, फिर Z यानी परमाणु संख्या, और A मतलब द्रव्यमान संख्या। 4 चीज़ इसमें निकल सकता है। ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अच्छा न्यूट्रॉन भी निकल सकता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है। तो 4-5 क्वेश्चन बस ये दिया हुआ रहेगा, सब इसी में छुपा हुआ है। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब क्या बोले थे? परमाणु संख्या को प्रोटॉन की संख्या कहते थे। परमाणु संख्या 13 है तो ये प्रोटॉन की संख्या हो गया 13 है। अब परमाणु संख्या को Z से लिखाते थे, Z भी हो गया 13। ठीक,
अब एक चीज और बताए थे कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, तो प्रोटॉन 13 गो है तो इलेक्ट्रॉन तो 13 गो होगा। ठीक, अब बच गया क्या चीज, ए द्रव्यमान संख्या, तो ऊपरे लिखल रहता है तो ऊपरे 26 है, माने 26 इसका द्रव्यमान संख्या। अब एक चीज बच गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, माने न्यूट्रॉन का वो है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला देखिए, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जोड़ होता है। तो द्रव्यमान संख्या 26 है जिसमें प्रोटॉन 13 गो है, प्रोटॉन 13 गो है तो 13 चल गया तो बच जाएगा कितना 13, यानी 13 हो गया न्यूट्रॉन भी इसका, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो इसको और भी क्वेश्चन अभी देखते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस इतना भी याद रखिएगा, जेड से दिखाते हैं परमाणु संख्या को जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है, जितना प्रोटॉन है उसमें उसको परमाणु संख्या कहेंगे। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों चीज़ रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में यानी नाभिक में, और वही दोनों को जोड़ देते हैं तो द्रव्यमान संख्या आता है। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है इस तरह का दिया हो रहेगा, इसमें से पूछेगा ये सब 5 चीज़ पूछ सकता है, पाँचों यहीं पे लिखा हुआ है, आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं 13 शेर ऊपर 35 रहेगा, 35 इधर भी लिखा रह सकता है उधर भी, है ना, दोनों तरफ रह सकता है। इसका देखिए इसमें क्या क्या बोलेगा निकालने, 5 चीज निकाल सकता है। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या को याद रखिएगा जेड से दिखाते हैं। द्रव्यमान संख्या ए से दिखाते हैं, बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करने होइएगा दोनों चीज, इस सब चीज में, है ना, काहे कि एक ही जगह सब कुछ है। परमाणु संख्या का हुआ एक द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऐसा लिखेंगे NP मान नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं ऐसा, और न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। चल ये 5 चीज निकल सकता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा नीचे जो लिखा रहता है वो तो परमाणु संख्या रहता है, तो परमाणु संख्या 13 हो गया का, ऊपरे वाला जो रहता है वो द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या 35 हो गया। अब देखिए परमाणु संख्या किसको कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा, जितना परमाणु संख्या है 13 गो है। उसके बाद क्या है, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों बराबर होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सब में बराबर होता है, तो बराबर मानी 13 गो, 13 गो। अब एक ठो बन जाएगा खाली न्यूट्रॉन की संख्या, इसमें घटाना पड़ेगा। देखिए न्यूट्रॉन की संख्या में क्या करना होगा, देखिए ए यानी द्रव्यमान संख्या बराबर बोले थे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ देते हैं तो ए आता है, यानी कि द्रव्यमान संख्या आता है। तो द्रव्यमान संख्या दिया हुआ 35 बराबर न्यूट्रॉन की संख्या डबल है 13, तो प्लस ये कैट होगा, NP निकालना है यानी प्रोटॉन कैट होगा, तो 35 में 13 घटा दीजिए, 35 माइनस 13, तो न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 13 13 26 12 होगा ना, 35 माइनस 13 यानी 12 गो हो गया न्यूट्रॉन इसमें। बस में तो क्वेश्चन बन सकता है, 5 क्वेश्चन निकल जाएगा, बस इतना सा दिया हो रहेगा, इसी से 5 क्वेश्चन बनेगा। सब कुछ देख के लिख देना है, एक ठो में खाली घटाना पड़ेगा, है ना, द्रव्यमान संख्या को घटा देंगे प्रोटॉन की संख्या से, क्योंकि प्रोटॉन का संख्या होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को जोड़ने से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ने से द्रव्यमान संख्या आता है। तो प्रोटॉन देवल रहेगा तो न्यूट्रॉन का है को नहीं निकलेगा, है ये 35 है, ये 13 है, तो 13 में कितना जोड़ने से 35 आएगा 12 है, कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ने से ना ए आता है, यानी द्रव्यमान संख्या आता है। तो 35 है और ये 13 है, तो इसमें घटा देंगे तो आ जाएगा 12, यानी 12 गुण न्यूट्रॉन है इसमें। ठीक, और एक आध क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीज 1123 Ma 1123 इसका निकाल, Ma मान मैग्नीज, मैंगनीज 1123, तो देखिए परमाणु संख्या, परमाणु संख्या जेड से लिखा है, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या ए से, उसके बाद प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों
की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। चलिए निकालते हैं। देख नीचे जो लिखा रहता है उसको जेड यानी परमाणु संख्या 11, ऊपरे वाला को द्रव्यमान संख्या 23 हो गया। प्रोटॉन की संख्या, तो परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या बराबर होगा 11। अब प्रोटॉन जितना रहता है उतना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन भी 11। अब आया न्यूट्रॉन की संख्या, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ने से आता है द्रव्यमान संख्या यानी 23। तो इसमें 23 है तो 23 आएगा, तो 11 में कतई जोड़ने से 23 आएगा, तो 11 में इस 23 में 11 को घटा कर देख लेंगे कितना, 12 जोड़ने से, ठीक। तो न्यूट्रॉन की संख्या हो गया 12। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में, तो निकाल लीजिएगा। तो फार्मूला कौन सा, एक बस ये छोटा सा है, इसी से हो जाएगा, है ना, वो भी लास्ट में खाली जरूरत पड़ेगा, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे। बाकी बात तो बस देख के लिख देना है यहाँ से, लास्ट में खाली द्रव्यमान संख्या से घटा देंगे प्रोटॉन की संख्या को, तो निकल जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये कोई दिक्कत नहीं क्या चीज़ में, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में। आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या हो गया, समस्थानिक और समभारिक। चलिए देखिए इसको ध्यान से समझिए, दोनों लगभग एक दूसरे का उल्टा है, इसलिए एक साथ दोनों को समझा रहे हैं। समस्थानिक एक होता है समभारिक। समस्थानिक को आइसोटोप्स कहते हैं इंग्लिश में, समभारिक को आइसोबार। समस्थानिक नाम से थोड़ा थोड़ा कुछ पता चल रहा है, सम माने इक्वल, सम माने बराबर होता है, स्थानिक माने स्थान, तो स्थान सेम रहेगा, एक एक स्थान में दो गो चीज़ है तो उसी को कहेंगे समस्थानिक, ठीक है। एक ही जगह में दो गो चीज़ को रखेंगे तो उसका स्थान, दोनों का स्थान तो सेम हो गया, तो क्या हो जाएगा, दोनों का समस्थानिक वही हो जाएगा, ठीक। एक ही स्थान पे दो गो चीज़ है तो क्या होगा, समस्थानिक। इसी तरह केमिस्ट्री में बहुत सारा ऐसा तत्व है जो एक ही स्थान पे होता है, यानी एक ही जगह में दो गो तत्व होता है, तो उसी को समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जगह देखिए, जितना भी तत्व है केमिस्ट्री में सबका जगह फिक्स किया हुआ है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल एक बार देख लीजिएगा, हाइड्रोजन यहाँ रहता है, फिर हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, इस तरह से, तो सबका जगह फिक्स है। पहला नंबर में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन रहेगा, इसमें हीलियम रहेगा, इसमें लिथियम रहेगा, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम सबका जगह फिक्स है। तो एक एक जगह में, यानी ये पहले नंबर में अगर दो गो चीज़ रह जाए तो उसी को कहेंगे समस्थानिक। तो ऐसा पीरियोडिक टेबल में तो दिखता नहीं है, लेकिन होता है कोई कोई तत्व। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 3 प्रकार का होता है, हाइड्रोजन 3 प्रकार का होता है, जिससे परमाणु संख्या एक ही रहता है, यानी परमाणु संख्या एक माने पहला नंबर में ही बैठेगा ये, पहला जो है पीरियोडिक टेबल का पहला घर उसी में रहेगा हाइड्रोजन। लेकिन एक ठो हाइड्रोजन 1 होता है जो कि पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं, एक ठो और हाइड्रोजन होता है जिसमें एक, ये तो पहले नंबर में बैठेगा, लेकिन इसमें 2 रहता है, इसका द्रव्यमान संख्या 2 होता है, ऊपर 2 माने द्रव्यमान संख्या 2। एक और हाइड्रोजन रहता है जिसमें रहता है 3 ऊपर, ठीक है। तो देखिए नीचे वाला सेम है, 1 1 1, ये नीचे वाला क्या चीज़ दिखाता है, स्थान के कौन सा स्थान में बैठा है ना, 3 चीज़ दिखाता है। देखिए पहला तो ये परमाणु संख्या दिखा रहा है कि परमाणु एक है, परमाणु संख्या 1, परमाणु संख्या कितना है इसका, 1 है। और क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक है, इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 1 है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों तो बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन 1 है दर्शा रहा है, और प्रोटॉन भी 1 है ये दर्शा रहा है, ठीक है। और ऊपर वाला से क्या निकलता है, घटाने से, ऊपर वाला को नीचे वाला से घटा देंगे तो वहाँ निकलता है न्यूट्रॉन, है ना, यानी न्यूट्रॉन इसमें अलग अलग। देखिए जैसे इसमें पहले निकाल लेते हैं, इसमें देखते हैं पहला नंबर वाला हाइड्रोजन में, इसमें इलेक्ट्रॉन का 8 है तो 1 है, और जेड कितना है, तो परमाणु संख्या जेड नीचे वाला कहते हैं, परमाणु संख्या 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन भी 1 है। और न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन में अच्छा द्रव्यमान संख्या भी लिख लेते हैं, ए मतलब द्रव्यमान संख्या, तो ऊपरे वाला द्रव्यमान संख्या तो 1 है। उसके बाद न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन में क्या करते हैं, द्रव्यमान संख्या में घटा देते हैं प्रोटॉन को, यानी ऊपर से नीचे को घटा देना है, तो 1 और 1 0, तो न्यूट्रॉन इसमें 0, एक को न्यूट्रॉन इसमें नहीं रहता है हाइड्रोजन में। अभी दूसरा नंबर वाला हाइड्रोजन में अगर आए तो देखिए जेड तो 1 हो गया, नीचे 1 मान 1, प्रोटॉन भी 1 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 और ए मतलब परमाणु द्रव्यमान संख्या मान ऊपरे वाला तो 2 हो गया इसका द्रव्यमान संख्या।
उसके बाद देखेंगे अगर न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन क्या करते हैं, द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन को घटा देते हैं। तो द्रव्यमान संख्या 2, प्रोटॉन 1 ठो, तो 1 घटा दे, तो न्यूट्रॉन इसका आ गया 1। देखिए इसमें न्यूट्रॉन 1 ठो नहीं था, इसमें 1 ठो न्यूट्रॉन है, और इसमें क्या न्यूट्रॉन है, 2 दिख रहा है ना, 3 में 1 घटेगा तो 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, बाकी बात तो सब एक ठो रहेगा। जेड पी मतलब परमाणु संख्या, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सब एक ठो, ए खाली हो जाएगा इसमें 3 गो, और एन हो जाएगा 3 - 1 यानी 2 गो। ठीक है, तो देखिए क्या चीज़ बदल रहा है, स्थान सेम है, जेड सेम है, सेम है तीनों में, यानी जेड 1 1 1 पहले नंबर में तीनों है, यानी पहला नंबर में ही हाइड्रोजन बैठेगा। लेकिन हाइड्रोजन का 3 गो रूप होता है, जिसमें एक ठो में 0 प्रोटॉन यानी प्रोटॉन एक ठो में रहता है, एक ठो में एगो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ना, एक ठो में एको गो न्यूट्रॉन नहीं रहता है, एक ठो में एगो न्यूट्रॉन रहता है, एक ठो में 2 गो न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, एक ठो का द्रव्यमान संख्या 1 होता है, जो हाइड्रोजन हम देखते हैं जो लिखा हुआ रहता है। दूसरा हाइड्रोजन जो है उसका द्रव्यमान संख्या 2 होता है, तीसरा हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 3 होता है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, उसके हिसाब से नाम भी अलग है, हाइड्रोजन का ही रूप है लेकिन नाम देखिए क्या, देखिए जिसमें 1 1 है, जिसको हम हाइड्रोजन कहते हैं, सिंपली हाइड्रोजन इसी को कहते हैं, तो इसका नाम है प्रोटियम, और 2 गो जिसमें रहता है द्रव्यमान संख्या उसको ड्यूटेरियम कहते हैं, ड्यूटेरियम। 3 गो है इसको ट्राइटेनियम, ट्राइट्रियम। ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब है। हाइड्रोजन का 3 गो रूप, तीनों तो एक गो स्थान में रहेगा, इसीलिए समस्थानिक, तीनों एक ही स्थान में रहेगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या तीनों का अलग अलग है, यानी वजन अलग अलग है, एक ठो का 1, एक ठो का 2, एक ठो का 3, तो वजन अलग अलग है, यानी न्यूट्रॉन अलग अलग है। न्यूट्रॉन एक ठो में 0, एक ठो में एगो, एक ठो में 2 गो। तो नाम क्या होता है, ये 1 1 वाला का नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, और ये ट्राइट्रियम, ठीक। तो 3 तरह का हाइड्रोजन, तो इसी को क्या कहेंगे, समस्थानिक। क्यों समस्थानिक कहेंगे, क्योंकि इसका स्थान सेम है, माने एक वो स्थान में तीनों रहता है। ठीक है, इस तरह और भी बहुत सारा तत्व है। चलिए इसमें समस्थानिक को ही समझते हैं, इस समभारिक को बाद में समझेंगे, एक के बारे में नहीं, छोटा हो जाएगा पोडो। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ, और भी देखते हैं। कोबाल्ट का भी अलग अलग रूप होता है, क्लोरीन का भी होता है, 2 गो होता है क्लोरीन का, एगो क्लोरीन 1735 और एगो क्लोरीन 17। क्लोरीन का 2 रूप होता है, क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737। तो इसमें भी देखिए 17 नंबर में क्लोरीन आता है, तो 17 यानी परमाणु संख्या सेम है, सम स्थानिक, माने एक स्थान में, लेकिन ऊपरे वाला अलग अलग है। देखिए द्रव्यमान संख्या 35 और 37। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया इसका। हाइड्रोजन ये पहला हो गया, ये दूसरा समझिए। कार्बन का एक ठो होता है 612 और एक ठो होता है 614। ठीक है। यूरेनियम का भी होता है, यूरेनियम का होता है, यूरेनियम आता है 92 नंबर में, एक होता है 235 और एक होता है यूरेनियम 92 तो रहेगा ही 238। ठीक है, यू मतलब यूरेनियम। तो ये सबको याद रखिएगा। ठीक है। कोबाल्ट का भी होता है, नीचल का वाला बराबर ऊपरे वाला अलग अलग है ना, नीचल का वाला बराबर ऊपरे वाला अलग अलग, तो उसी को समस्थानिक। इसमें क्वेश्चन आता है उपयोग इसका, समस्थानिक का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, तो इसका कुछ स्पेशल उपयोग होता है। ठीक है, कुछ स्पेशल उपयोग होता है, 2-3 को उपयोग लिख दे रहे हैं, उसको याद रखिएगा। ठीक है, 2-3 को उपयोग याद रखिएगा। कार्बन का पहले देख लो, कार्बन 14 नंबर में जो 14 वाला जो कार्बन है, ये 14 वाला, इसका उपयोग होता है जीवाश्म ईंधन की आयु ज्ञात करने के लिए, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए। ठीक है, कार्बन 14 नंबर का उपयोग होता है जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए, यानी जीवाश्म जो खुदाई उदाई में मिलता है, वो बहुत पुराना कंकाल सब मिलता है, कुछ पत्थर उथर मिलता है, तो वो सब कितना साल पुराना है, तो सबको जानने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। उसी तरह कोबाल्ट एक है, यह यूरेनियम है, यूरेनियम 235, इसका उपयोग करते हैं चट्टानों की आयु जानने के लिए। चट्टान कोई है तो चट्टान के आयु के लिए यूरेनियम 235 का, और कोई जीवाश्म मिला जैसे कंकाल कोई चीज़ का मिला, तो सबका आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 34 का, कार्बन 14 का। उसके बाद आयोडीन, आयोडीन का भी होता है घेंघाम, आयोडीन का घेंघाम होता है। ठीक है। उसके बाद
कोबाल्ट का ज़्यादा पूछता है, कोबाल्ट, CO माने कोबाल्ट। कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग कहाँ होता है? तो कोबाल्ट होता है कैंसर में, कैंसर के उपचार में। और सोडियम का एक पूछता है, सोडियम समस्थानिक का उपयोग रक्त का थक्का जमाने में। तो ये सब उपयोग याद रखिएगा। समस्थानिक बोले कार्बन समस्थानिक का उपयोग क्या चीज़ में होता है? तो जीवाश्मों का आयु ज्ञात करने के लिए। कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग या कोबाल्ट 205 जैसा लिखा हुआ है, इसका उपयोग चट्टान की आयु जानने के लिए। आयोडीन का उपयोग यानी आयोडीन समस्थानिक लिखा हुआ रहेगा। आयोडीन समस्थानिक का उपयोग कहाँ होता है? तो घेंगा, घेंगा यहाँ जो गला फूल जाता है घेंगा, उसका उपयोग उसका इलाज करने के लिए। कोबाल्ट का उपयोग कैंसर का उपयोग उपचार में होता है, कोबाल्ट का, है ना, कैंसर का और सोडियम फार्मूला Na होगा। सोडियम का उपयोग सोडियम 24 यानी सोडियम समस्थानिक का प्रयोग होता है रक्त का थक्का बनाने के लिए। रक्त का जैसे थक्का नहीं जमता, थक्का जमना मतलब क्या था? रक्त जैसे ब्लड कहीं पे कट उठ गया तो उसमें क्या था? कुछ देर बाद वो सूख जाता है, यानी कि ब्लड जाना बंद हो जाता है। ऐसा नहीं कि ब्लड खत्म हो जाएगा तब बंद होगा, ब्लड क्या होगा? धीरे धीरे सूख जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, बहाना बंद हो जाएगा। तो बहाना बंद कैसे होता है? तो जो कट गए वहाँ पे एक परत बन जाता है, यानी रक्त का थक्का जम जाता है, जो कि ब्लड को बाहर आने से रोकता है। तो वैसा जिसका रक्त का थक्का नहीं बनता है तो उसके लिए सोडियम समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो उस बीमारी को कहते हैं हीमोफोबिया की, क्या कहते हैं, है ना, जो ब्लड अगर कट उठ गया तो ब्लड बहता ही रहता है। तो वैसे सिचुएशन में कोबाल्ट सोडियम का उपयोग करते हैं रक्त का थक्का जमाने के लिए। ठीक है, तो ये समस्थानिक में कोई दिक्कत नहीं है, स्थान सेम रहेगा, ऊपरे वाला अलग अलग रहेगा, यानी द्रव्यमान संख्या अलग रहेगा। एग्जाम्पल 2-3 को याद रखिएगा और उसका उपयोग याद रखिएगा। अब देखते हैं समभारिक, लास्ट। अब देखते हैं समभारिक। समभारिक में क्या होगा? ऊपर वाला बराबर, ऊपर वाला क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या बराबर रहेगा, और नीचे वाला को परमाणु संख्या कहते हैं, परमाणु संख्या अलग अलग। उसका जस्ट उल्टा, उसमें क्या था? परमाणु संख्या बराबर और द्रव्यमान संख्या अलग अलग। इसमें द्रव्यमान संख्या रहेगा बराबर और परमाणु संख्या यानी नीचलका वाला अलग अलग रहेगा, तो इसको समभारिक कहते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या बराबर रहेगा यानी ऊपर में सेम सेम लिखा हुआ रहेगा, और परमाणु संख्या नहीं, यानी नीचे जो नंबर लिखा हुआ रहता है वो अलग अलग रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल लिखोगे जैसे कैल्शियम, कैल्शियम 20 नंबर में आता है, इसका द्रव्यमान संख्या 40 होता है। और एक आर्गन होता है, आर्गन 18 नंबर में आता है, लेकिन इसका भी द्रव्यमान 40 होता है। ठीक है, तो स्थान इसका सेम नहीं है, देखिए ये 20 नंबर में है, ये 18 नंबर में, लेकिन ऊपरे वाला द्रव्यमान इसका बराबर है, तो उसको समभारिक कहेंगे। ठीक, तो सिंपल सा चीज़ है, नीचे बराबर रहे यानी परमाणु संख्या बराबर तो समस्थानिक, और ऊपरे वाला बराबर तो समभारिक, आइसोबार। ठीक, 11 नंबर में आता है जिसका होता है 24, अरे वो मैग्नीशियम आता है 12 नंबर में, इसका भी होता है 24। ठीक, तो इसमें कुछ वैसा और कुछ पूछता नहीं है, इसमें कुछ उपयोग वैसा नहीं दिखाया है, नहीं पूछेगा। आइसोटोप यानी कि समस्थानिक का उपयोग पूछता है ना, समस्थानिक का उपयोग लिखा है, इसमें उपयोग नहीं पूछेगा, एग्जाम्पल के तौर पे खाली याद रखिएगा। दो ऊपर वाला बराबर, नीचे वाला अलग अलग। ठीक, तो उसको समस्थानिक है। कार्बन का भी होता है, देखिए कार्बन एक 6 नंबर में आता है जिसका 14 होता है, और वो नाइट्रोजन 7 नंबर में आता है, इसका भी 14 होता है। तो ये हो गया, है ना, नीचलका वाला अलग अलग, ऊपर वाला बराबर। ठीक, तो ये 3 एग्जाम्पल याद रखिएगा। समभारिक, समभारिक मतलब ऊपर वाला बराबर, ऊपर वाला मतलब द्रव्यमान संख्या बराबर, और नीचे वाला यानी परमाणु संख्या अलग अलग, और जस्ट इसका उल्टा था समस्थानिक। तो चैप्टर ख़त्म हो गया यहीं पे, इतना ही तो पढ़ना ही है, और पूछेगा देख लेते हैं। द्रव्यमान संख्या हो गया, परमाणु, समभारिक, समस्थानिक, समस्थानिक का उपयोग भी हो गया। हाँ, अच्छा, यूरेनियम समस्थानिक का एक ठो उपयोग और याद रखिएगा, एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है ना, एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में, ऐसे बुक में मिल जाएगा। तो चलिए इतना ही था इस चैप्टर में पढ़ना,
उम्मीद है समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर कोई चीज़ बीच में छूट गया होगा, कोई चीज़ जो कि या कुछ थोड़ा अच्छा से नहीं समझ में आया होगा, तो क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्या जितना कुछ पढ़े ना वो सबका क्वेश्चन है, सबका क्वेश्चन है, तो सबका क्वेश्चन देखेंगे तो फिर से एक बार ये समझिए तो एक रिवीजन हो जाएगा ना। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।